So, good morning class. Today we are going to discuss the lecture 2 of the unit 2, that is forms of technical communication. And in the previous lecture we saw what is report, what is thesis, and what is the structure, what are the nuances of thesis and all that, what are different types of notes, reports. In this lecture we'll continue further, and the very first thing that we are going to discuss is synopsis. Now, पिछले लेक्चर में हमने देखा कि हम जब पीएचडी करते हैं या कोई रिसर्च करते हैं तो उसके बाद एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं डिटेल्ड में कि हमारा रिसर्च किस एरिया से था, क्या हमने प्रूव करने की कोशिश की, उसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता था। और वो जो थीसिस होता था वो अप्रॉक्सीमेटली 100 पेज के अराउंड होता था। सिनॉप्सिस क्या होता है, जब हम किसी रिसर्च गाइड के अंतर्गत कोई अंडर में कोई रिसर्च करने जा रहे होते हैं, तो वेन एवर वी आर गोइंग टू डू सम रिसर्च अंडर द सुपरवाइज़र, तो माई सुपरवाइज़र वुड लाइक टू नो कि व्हाट रिसर्च प्रोजेक्ट आई एम गोइंग टू डू, what will be the hypothesis that I am going to prove, what method I am going to use, what will be the conclusion that I am expecting, and what are the literatures that I have gone through. तो उस पूरे डिटेल्ड रिसर्च का, जो हम रिसर्च के बाद जो थीसिस बनाएंगे उसका एक शॉर्ट आउटलाइन बनाते हैं। उसी मिनिएचर वर्जन को, उसी शॉर्ट फॉर्म को, थीसिस के शॉर्ट फॉर्म को जो हम रिसर्च शुरू करने से पहले अपने रिसर्च गाइड को दिखाते हैं, उसको बोलते हैं सिनॉप्सिस। सो सिनॉप्सिस इज़ अ शॉर्ट सिस्टमैटिक आउटलाइन ऑफ द प्रपोज्ड थीसिस मेड इन प्रिपरेशन फॉर द फर्स्ट मीटिंग विद द सुपरवाइजर। सुपरवाइजर के साथ हमारी जो पहली मीटिंग होती है, तो आई यूज टू प्रेजेंट दैट सर दिस इज़ माई द रिसर्च टॉपिक एंड दीज आर द मेथड्स, दीज आर द हाइपोथेसिस दैट आई एम गोइंग टू प्रूव। तो माई सुपरवाइजर इज़ नाउ इन द कंडीशन टू नो व्हाट माई रिसर्च विल बी ऑल अबाउट, व्हाट लिटरेचर्स आई हैव गॉन थ्रू, एंड ही विल बी एबल टू सजेस्ट मी कि अगर कहीं पे कोई चीज़ छूट रही है, कहीं पे कोई गैप है, कहीं पे कोई लिमिटेशंस है, तो ही विल मेक मी टू चेंज अकॉर्डिंगली. So the purpose of the synopsis is to present the overview in a miniature format of my proposed research thesis so that my supervisor is able to guide me accordingly. Fine? Now, just like, अब जैसा कि मैंने बताया कि जैसे कोई बड़ी गाड़ी का छोटा सा मॉडल हो गया, तो सिनॉप्सिस क्या हो गया, बड़े से लेंदी थीसिस का एक छोटा सा मिनिएचर वर्जन हो गया। ठीक है, तो जो फॉर्मेट आपका थीसिस का होगा वही फॉर्मेट approximately synopsis का होगा. So the first thing that will be included in the synopsis is the title. The title should be brief and it will be mentioning the title of the research, the name of the researcher, the name of the supervisor and the name of the department. Then comes abstract, जो कि हम लोगों ने थीसिस में भी देखा था। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है कि हमारे पूरे रिसर्च का एक समरी होता है एक पैराग्राफ में, जिसमें हम बताते हैं कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, व्हाट हाइपोथेसिस आई एम गोइंग टू प्रूव एंड व्हाट मेथड आई एम गोइंग टू इनकॉर्पोरेट। एंड देन कम्स द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जिस क्षेत्र विशेष से हमारा रिसर्च होगा, वॉट एवर विल बी द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फॉर एग्जाम्पल रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन इम्प्रूविंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाट इज़ द रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन इम्प्रूविंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस और द लीडर्स और द मैनेजर्स। तो इंट्रोडक्शन सेक्शन में ये सारी आएंगी। देन प्रॉब्लम एनालिसिस, व्हाट इज़ द इनहेरेंट प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द हाइपोथेसिस दैट आई एम गोइंग टू प्रूव। लिटरेचर रिव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वट एवर टॉपिक आई हैव अंडरटेकन टू प्रूव और डू द रिसर्च, उस टॉपिक से रिलेटेड पहले क्या क्या रिसर्च हो सके, व्हाट आर द रिसर्चेज ऑलरेडी डन अर्लियर, what are the things that have been earlier proved, and accordingly my research how it is going to be new, how it is going to be different. जो पहले काम हो चुका है उससे मेरा काम कैसे डिफरेंट होगा और पहले के काम का इस्तेमाल हम अपने आगे के रिसर्च में कैसे कर सकते हैं। तो पहले हमारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी रिसर्च हो चुके होंगे, वो जो जर्नल्स पब्लिश हो चुके होंगे, वो जो आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके होंगे, उनको हम पढ़ेंगे, उनको रिव्यू करेंगे, एंड देन ऑन दैट बेसिस आई विल बी डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ माई रिसर्च, कि हमारे रिसर्च से क्या आउटकम मिलेगा और हमारे इस रिसर्च के आउटकम से एग्जिस्टिंग फील्ड ऑफ स्टडी में क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा। एंड देन आई विल बी फ्रेमिंग द हाइपोथेसिस,
वो हाइपोथेसिस, वो लॉजिकल स्टेटमेंट जो हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे अपने रिसर्च के माध्यम से। और हम आगे ये भी अपने सिनॉप्सिस में बताएंगे कि किन किन कारणों की वजह से हम बहुत सारे एरिया को कवर नहीं कर पा रहे हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस में बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ रहे होंगे, तो हम सारे एस्पेक्ट्स को हो सकता है कि अपने इस रिसर्च में इंक्लूड ना कर पाएँ। देयर माइट बी सर्टन रीजन, देयर माइट बी सर्टन गैप, देयर माइट बी सर्टन लिमिटेशन। तो उन लिमिटेशन को हम मेंशन करेंगे किन की वजह से हम सारे पहलुओं को इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं। And then in the other section I will be talking about the methods by which I will be trying to prove my hypothesis. For my research I will be collecting data, primary data, secondary data. I will be doing the analysis using statistical methods. तो उन methods के बारे में, उन methods के benefits के बारे में, उन methods के importance के बारे में हम लोग फिर इस methodology वाले section में discuss करेंगे. And then comes the results. After the analysis, after applying that method, what result is going to be obtained, and when the result is obtained, उस result के pros and cons, limitations, advantage, disadvantage के बारे में हम discussion करेंगे. And after the discussion has been done, then only we'll be able to give the conclusion whether the hypothesis, जो हमने hypothesis बनाया था ऊपर में, जिस चीज़ को हम लोग प्रूफ करने की कोशिश किए थे, वो किस हद तक प्रूफ हुआ, और हमारे इस रिसर्च में हमने किन किन लिटरेचर्स का इस्तेमाल किया है उनको रेफरेंस में हम लोग मेंशन करेंगे. एंड अपेंडिसेस में रिलेवेंट जो एसोसिएटेड डायग्राम्स या टेबल्स होंगे वो इंक्लूड करेंगे. सो द फॉर्मेट ऑफ द सिनॉप्सिस इज़ ऑलमोस्ट एग्जैक्टली टू द फॉर्मेट ऑफ द थीसिस. इट इंक्लूड्स टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम एनालिसिस, लिटरेचर रिव्यू, objectives, hypothesis, limitations, methods, results, discussion, conclusion, references and appendices. Now, एक अच्छे synopsis में क्या features होते हैं? What are the characteristics of a good synopsis? The first is the background. What was the purpose of synopsis? To present my supervisor the case study of my research. What research I am going to do? What will be the advantage, what contribution it is going to make in the existing field of knowledge. So the background must be there. Synopsis का पहला फीचर क्या है? बैकग्राउंड. यानी वी हैव टू सेट द स्टेज बाय एड्रेसिंग द साइंटिफिक बैकग्राउंड, कि इसके पीछे का साइंटिफिक बैकग्राउंड क्या है. हाउ विल द प्रपोज रिसर्च कंट्रीब्यूट टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज, इसके पीछे का तर्क क्या है, रैशनल क्या है. एंड अकॉर्डिंगली आई विल बी फॉर्मुलेटिंग माई प्रॉब्लम. जब हम प्रॉब्लम को अच्छे से फॉर्मुलेट कर पाएंगे तो उसको फिर हम एनालाइज कर पाएंगे प्रॉपरली. हमारा सुपरवाइज़र भी उसको समझ के उसके बीच के अगर कोई गैप है मुझको फिर वो सजेशन दे पाएगा कि उसको कैसे क्या चेंजेस करने हैं. एंड आई शुड ऑल्सो बी एबल टू स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव, व्हाट एक्शन टू बी टेकन टू दोज टू एड्रेस दिस ऑब्जेक्टिव टू दिस प्रॉब्लम्स. तो बैकग्राउंड का मेन जो आप फीचर रहता है ना, तो बैकग्राउंड यानी सिनॉप्सिस के पीछे का जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके पीछे का साइंटिफिक बैकग्राउंड क्या है, क्या इसके पीछे की तर्क है, हाउ इट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल, व्हाट ऑब्जेक्टिव आई एम गोइंग टू अचीव. ठीक है. देन कम्स द मेथड आउटलाइन. व्हाट मेथड आई एम गोइंग टू adopt for obtaining the data, primary data, secondary data, and what method I am going to use to analyze that data, to work on that data so that I can get the proper result. और डेटा कैसा होना चाहिए, क्वालिटेटिव हो, क्वांटिटेटिव हो, कहाँ से मिलेगा. सो ऑल दीज थिंग्स शुड बी आउटलाइन इन द मेथड. एंड देन फाइनली एक अच्छे सिनॉप्सिस में रेफरेंसेस का होना जरूरी है कि व्हाट आर द अदर लिटरेचर्स और व्हाट आर द अदर कंट्रीब्यूशंस दैट आई एम गोइंग टू यूटिलाइज इन माय प्रपोज्ड रिसर्च वर्क. Now, whenever we talk about the technical communication or the business writing, so उसकी effectiveness को measure करने का कुछ पैमाना होना चाहिए. कितना प्रभावी है मेरा business communication, कितना प्रभावी है मेरा technical communication. There has to be certain parameters on the basis of which I can say that yes, my communication was effective. And when I say इफेक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेशन, तो इसका क्या मतलब हुआ, हम जो कहना चाह रहे हैं वो सामने वाले तक पहुंच रहा है कि नहीं. व्हाट इन्फॉर्मेशन, व्हाट मैसेज दैट आई वाज ट्राइंग टू कन्वे, वेदर द रीडर और द ऑडियंस इज गेटिंग इन द सेम वे और नॉट, उसी तरीके से उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. अगर मिसमैच हो गया इसका मतलब कि हमारा वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं था. तो देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स, 7 पैरामीटर्स हैं, एंड दे ऑल स्टार्ट विथ C, एंड दैट इज़ वाई that is called 7 C's of effective business communication.
Number one, the first criteria, the first C to measure the effectiveness of the business communication or the business writing or the technical communication is clarity. जो मैसेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो क्लियर होना चाहिए. इट शुड बी ईजिली अंडरस्टैंडेबल बाय द रेसिपिएंट. The purpose of the communication is that it should be clear to the sender ki what the receiver is about to receive. What message I am going to send should be able, the receiver must be able to understand in exactly the same way. तो इसके लिए क्लैरिटी के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? We should be avoiding difficult words, complex sentence structures वगैरह को अवॉइड करना पड़ेगा. Make it as simple as possible so that the reader is able to understand it properly. Avoid technical jargons, avoid wordy expression, बहुत बड़े बड़े शब्दों वाले expressions को avoid करना चाहिए. So clarity should be there to ensure the understandability by the recipient. Second parameter to check the effectiveness is completeness, संपूर्णता. The message should be complete. It means all the relevant information should be provided that is needed by the receiver or the audience or the reader. ऑडियंस को, रीडर को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारा इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली पूरा होना चाहिए. लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ डेटा माइट बी लीडिंग टू मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज. ठीक है. सो ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द reader or the audience. Third parameter is conciseness. Concise का मतलब होना चाहिए बहुत संक्षेप में, crispy. The message should not be over lengthy. It should be precise. It should be to the point. यानी जो स्पेसिफाइक फील्ड ऑफ स्टडी है, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो इशू है, उससे रिलेटेड हो. It should not be over lengthy. It should be in a very concise form. It should be even in the brief form. क्योंकि जो concise form में वो मैसेज होगा, जो brief form में मैसेज होगा, उसका retention capability ज़्यादा होगा. Means the reader will be able to retain for a long period of time जो information हमको मिला. Fourth is concreteness. कॉन्क्रीटनेस का मैसेज मतलब ये हो गया कि मैसेज ऐसा हो, कंटेंट ऐसा हो कि उसमें गलतफहमी का कोई गुंजाइश नहीं हो. देयर शुड नॉट बी एनी स्कोप फॉर मिस इंटरप्रिटेशन. दैट इज द फीचर ऑफ कंक्रीटनेस. ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स शुड बी क्लियरली मेंशन्ड सो दैट देयर इज नो गैप लेफ्ट फॉर द रीडर और द ऑडियंस. देयर शुड नॉट बी एनी रूम फॉर मिस इंटरप्रिटेशन. दैट इज द फीचर ऑफ कंक्रीटनेस. देन वी कम टू द कर्टसी. Courtesy means having respect for the feeling, for the opinion of the reader or the audience. We should be polite. We should take into consideration their expectations, their feelings. If I am late in responding to my client, I must apologize. If my client or somebody has done me a favor, I must be grateful. I must be extending my gratitude towards that person. So courtesy in the communication means I should have the respect for the feeling and the sentiments of the reader or the recipient or the audience. Responding appropriately in a polite manner. Right? Then the sixth feature of the effective communication is correctness. It means there should not be any grammatical mistake. There should not be any typing mistake. The words chosen must be appropriate. The sentence construction should be clear. We should be following all the rules and regulations of the grammar so that there is no scope for any incorrect information or misinterpretation. And the final 7 is the consideration. Means for whom the business correspondence is intended, for whom the technical communication is intended. किसके लिए है ये प्रेजेंटेशन, किसके लिए है, रिपोर्ट किसके लिए बना रहे हैं. तो उस टारगेट ऑडियंस या उस टारगेट रीडर के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा. उसका प्रायर नॉलेज क्या है. अगर उसके पास प्रायर नॉलेज है तो हम उसको बेसिक इन्फॉर्मेशन से आगे बढ़ करके कुछ एडवांस इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे. तो वी मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन द प्रायर नॉलेज, माइंडसेट, बैकग्राउंड ऑफ द ऑडियंस और द रीडर फॉर whom that technical communication or the business communication is being prepared for. So we should be very much careful about these 7 C's to ensure the effectiveness. तो रिवाइज कर लेते हैं.
clarity should be there, the message should be complete. It means all the facts should be there. It should be brief, to the point. There should not be scope for any misinterpretation, concreteness, courtesy, having respect for the opinion and the feelings of the reader or the audience. The message should be grammatically correct, no spelling mistakes should be there, and we should consider the background, the knowledge of the target audience of the reader. Now let us see what is expert technical lecture. Lecture is a mode of delivering, exchanging information, and mostly it is in the form of oral presentation. So lecture is an oral presentation intended to present information or teach people, like I am taking the lecture on the topic technical communication. Mostly expert technical lecture happens in the academic situation or in the industry whenever there is provision for enhancing knowledge or training वगैरह के point of view से देते हैं, ठीक. तो expert technical lecture means the lecture delivered by a person who is expert in his chosen field. Now, what are the steps to deliver an effective technical lecture? The first step is know your key message and theme clarity. The topic on which I am going to give my presentation, I should be having a pure knowledge grasp of that topic. उस टॉपिक के ऊपर मेरा अपना खुद का पकड़ होना चाहिए. तो पकड़ कैसे होगा, एक्सपर्टीज़ कैसे होगा? आई शुड रीड अ लॉट. उस टॉपिक के ऊपर हम पहले रिसर्च कर लेंगे. उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पहले से लिटरेचर मौजूद होगा उसको स्टडी कर लेंगे, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ लेंगे और फिर उसको इफेक्टिव बनाने के लिए ऑडियंस के अनुसार उसमें कस्टमाइज़ कर लेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू एनहांस माई ओन नॉलेज ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड I should be able to identify at least three main advantages जो मैं अपने ऑडियंस को, अपने रीडर को पहुंचा पाऊँ. कम से कम, ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, मतलब कम से कम 3 ऐसे पॉइंट्स हों जिससे मैं अपने ऑडियंस को बेनिफिट दे पाऊँ उस नॉलेज के बारे में, उस टॉपिक के बारे में. थीम की क्लैरिटी होनी चाहिए. व्हाट टॉपिक एम आई गोइंग टू डिस्कस अबाउट. देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन. कोहेरेंस होना चाहिए. ऑल द फैक्ट्स दैट हैज़ बीन used in my presentation, in my topic, in my lecture should be logically connected with one another. And the second step, after having the homework done about my knowledge, keep preparation. I should be preparing my PowerPoint presentation, I should be writing my lectures, I should be writing my proposal, और उसको पढ़ करके उसको रिवाइज कर लेंगे. उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक वगैरह अगर होगा तो उसको रिमूव करेंगे, उसको एडिट कर लेंगे. अगर मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है, तो एक बार हम उसको रिहर्सल कर लेंगे कि क्या कोई पॉइंट छूट तो नहीं रहा है. ऑडियंस की तरफ से अगर कोई क्वेश्चन आता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो व्हाट शुड बी द पॉसिबल आंसर दैट आई माइट बी डूइंग. तो वो सारा सिचुएशन को विजुअलाइज करके हम पहले से ही उसकी प्रिपरेशन कर लेंगे, रिहर्सल कर लेंगे. एंड देन माई प्रेजेंटेशन एंड देन माई सेमिनार एंड देन माई लेक्चर वुड बी क्वाइट इफेक्टिव. फोर्थ स्टेप इज बी एनिमेटेड, यानी लाइवली रहें. आई शुड बी एबल टू कनेक्ट विथ माई ऑडियंस, आई शुड बी एबल टू कनेक्ट विथ माई स्टूडेंट, समथिंग लाइक दैट. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? माई बॉडी लैंग्वेज शुड बी एक्सुबरिंग द कॉन्फिडेंस. मेरे बॉडी लैंग्वेज से कॉन्फिडेंस नज़र आना चाहिए. आई शुड बी एबल टू मेंटेन आई कॉन्टैक्ट विथ माई ऑडियंस, विथ माई स्टूडेंट्स. I should be able to generate interest in my audience. I should be able to ask questions, बीच बीच में questions पूछते रहें ताकि मोनोटोनी जो है लेक्चर के दौरान वो दूर कर सकें. बीच बीच में कुछ लाइट मूवमेंट्स हम दे सकते हैं. पिच ऑफ द वॉइस, मॉड्यूलेशन ऑफ द वॉइस. एक ही लय में बोल रहे होंगे तो मोनोटोनी हो जाएगा. तो जो एम्फसाइज करने वाली बात होगी, जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट ऑफ द प्रेजेंटेशन होगा, उसमें पिच ऑफ द वॉइस ज़्यादा कर लेंगे. तो फ्लक्चुएशन ऑफ द वॉइस में क्या होता है, इससे ऑडियंस अटेंटिव रहेगी. तो आई शुड बी लाइवली इन माई प्रेजेंटेशन. एंड द फोर्थ थिंग दैट आई शुड बी फॉलोइंग इज समराइज. बिफोर एंडिंग द लेक्चर आई शुड बी एबल टू समराइज द की पॉइंट्स ऑफ माई एंटायर लेक्चर. और व्हेन आई से टू समराइज द की पॉइंट ऑफ माई एंटायर लेक्चर, तो मैंने बोला था शुरुआत में कि कम से कम 3 ऐसी चीज़ों के बारे में हम बात करें जो स्टूडेंट टेक अवे करके जाए कि आज के लेक्चर से उसको क्या फ़ायदा हुआ, क्या चीज़ उसको हासिल हुआ. तो वो 3 मेन पॉइंट्स एटलीस्ट हम हाईलाइट ज़रूर करें. और जितने भी इश्यूज़ हमने डिस्कस किए होंगे, जितने भी इंफॉर्मेशन हमने शेयर किया होगा, उसको
एक बार एंड करने से पहले रिवीजन के तौर पे उसको ब्रीफली समराइज कर देंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर इन विच वी सॉ व्हाट इज सिनॉप्सिस, what is the purpose of the synopsis, what are the features of the synopsis, how to ensure the effectiveness of the business writing or the telecommunication or the technical communication, that is following the 7 C's, and we saw what is technical expert lecture and what are the steps involved. So आज के लिए इतना ही. Thank you, be safe, God bless you.